Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे परिश्रम वाले भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे, मुझे सुन पा रहे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे मेरे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार लिख देंगे कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे यहां पे देख पा रहे हैं, मुझे यहां पे सुन पा रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। हमारी प्यारी मां भारत मां की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। क्या हालचाल? सोनाली, प्रिंस, अथर्व, अनुष्का, अमन, भुवनेश, यशी, शुक्ला जी, तन्मय, अक्षित, श्रेया, मुस्कान, हुसैन, करण सिंह, अभिनव। तो मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना प्रिया पुत्र सुनील, अका आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। तो सबसे पहले तो आपका सवाल ही होगा, भैया आज 3 बजे से 3:15 की भी बहुत सारे आप ही जैसे भाइयों के मैसेज आ रहे थे, भैया हम तो 3 बजे ही स्कूल से आते हैं। लगा कि नहीं, सही तो नहीं है यार, इनके साथ गलत है। तो इसलिए मैंने 3 का 3:15 कर दिया कि आप लोगों को बोला आप आराम से खाना वगैरह खा लो, कपड़े बदल लो, थोड़ा आराम कर लो और फिर यहां पर हम क्लास लेते हैं। चलिए, तो कामना करता हूं आप लोगों ने खाना वगैरह खा लिया होगा। अब हम करते हैं अपनी क्लास को यहां पे स्टार्ट। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे फैराडेज लॉ को हम कंटिन्यू करेंगे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आपके लिए सफिशिएंट है एंड कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे यहां पर मेरे दोस्तों फैराडेज के लॉस को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस पे थोड़ा सा सोच विचार और सवालबाजी करेंगे, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी एकदम 100x होने वाली है। अभी आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। एंड देन क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो ये फैराडेज के लॉ पे हो गया था कि कोई चीज कितनी बनेगी, कहां बनेगी, कैसे होगा, ये सब हमने यहां पर फैराडे साहब के लॉ से जान गया था, पहले लॉ से। सेकंड लॉ आज हम पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस मेरे दोस्तों ये बताता है कि प्रोडक्ट्स क्या बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे, क्या किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो सारी चर्चा हम आज की क्लास में यहां पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को विद दी होमवर्क डिस्कशन। तो ये वाला सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला करवाया था। इसी पर्टिकुलर सवाल को मैं आपको कंसेप्ट अप्रोच से भी सिखाता हूं। उसके बाद आप बाकी सवालों पे ट्राई करना। कंसेप्ट अप्रोच में बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर बार बच्चों को यूनिटरी मेथड जरूर से सिखाता हूं, तो मैं आपको यूनिटरी मेथड यहां पर सभी परिश्रम वाले बच्चों को सिखाऊंगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में सवाल फॉर्मूला से करना चाहते हैं या आप यूनिटरी मेथड लगा के करना चाहते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे दोस्तों, 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 3600 सेकेंड्स टू द इलेक्ट्रोलाइट CuSO4। ठीक है, सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे के सारे मेरे दोस्त, सारे के सारे मेरे भाई बहन। ये चैट को क्या हो गया भाई, चैट ही हैंग होगी। 1 मिनट भाई, मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही है। कल मुझे उल्टी हो गई थी, बट अब उल्टी करने के बाद आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। उल्टी करने के बाद एवरीथिंग वाज फाइन। घबराहट हो रही थी, शायद मूंज हो जाती है ना कभी कभी, उल्टी भी, सब सही हो गया। तो बढ़िया है, कभी कभी उल्टी भी आ जाए तो सही रहता है। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 3600 सेकंड्स टू द इलेक्ट्रोलाइट दिस। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की हम बात करें। चैट अब मुझे दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चैट विजिबल नहीं हो रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। चलिए, अब ये सवाल मैंने आपको फॉर्मूला से सिखाया था, M = Z × I × T। अब मैं आपको इस पे कंसेप्ट अप्रोच से चीजें सिखाता हूं। तो ये हमारे पास CuSO4 सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CuSO4 हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें हमारे पास कौन सा आयन होगा, Cu2+ का आयन होगा, है ना। और ये Cu2+ का आयन जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर बेसिकली क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। यही तभी तो डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के लिए रिएक्शन क्या होगी कि इलेक्ट्रोलाइट से जो Cu2+ के आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन यहां पर क्या बन जाएगा, बेसिकली कॉपर का निर्माण होगा। अब अगर इस चीज को मैं मोलर लेवल पे आपसे डिस्कस करूं, मैं बोलता हूं एक कॉपर का कटायन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक कॉपर का एटम बनाता है। इसी चीज को अगर मैं मोलर लेवल पे आपसे चर्चा करूं तो लेट सपोज अगर मैं ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपसे मोलर लेवल पे करता हूं, किस लेवल पे करता हूं, मोलर लेवल पे, यानी कि ऑन टर्म्स ऑफ मोल्स में आपसे चर्चा करता हूं, तो मेरे दोस्तों पूरा फोकस यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है इससे 1 मोल
कॉपर बनेगा। एक Cu2 प्लस का कटायन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और एक कॉपर का एटम बनाता है। जो चीज एक एटम के लिए या एक आयन के लिए सत्य है वो मोलर लेवल पे भी सत्य होती है। तो मैं कहता हूं कि मोलर लेवल पे यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 मोल कॉपर का निर्माण करते हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इसी पर्टिकुलर चीज को अगर आप लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ फराडे भाई साहब, तो यह हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा 2 फराडे। तो 2 फराडे से 1 मोल कॉपर बन रहा है। 1 मोल कॉपर का वजन कितना हो जाएगा बेटा? एक एटम का वजन 63.5 ग्राम है, तो 1 मोल का वजन हो जाएगा 63.5 ग्राम्स पर मोल। मैं कामना करता हूं सभी को यह बात क्लियर हो रही होगी। सिर्फ इसी इंटरप्रिटेशन पे मैं आगे चल रहा हूं कि जो चीज एक कॉपर के कटायन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक कॉपर का एटम बनाया, तो मैं मोलर लेवल पे बात करूं तो यहां पर 1 मोल Cu2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल कॉपर बना रहा होगा। इस इक्वेशन को यहां से इधर भी कंप्लीट कर देता हूं, वरना कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होने लगेंगे। मोलर लेवल पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे आपके पास 1 मोल Cu2 प्लस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि भाई अगर अपन मोलर लेवल पे बात करें तो अगर एक Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाता है, तो 1 मोल Cu2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल कॉपर का यहां पे निर्माण करेगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यहां पर मतलब क्या है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यहां पर मतलब क्या है? 2 फराडे। और 1 मोल कॉपर का वजन कितना है? 63.5 ग्राम पर मोल। यानी कि 2 फराडे चार्ज होगा तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। 2 फराडे को आप और क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 2 इंटू 96500 कूलम्ब पर मोल इज इक्वल्स टू 63.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यह बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहीं से यूनिटरी मेथड लगेगा। 2 इंटू 96,500 कूलम पर मोल्स का अगर चार्ज होगा तो 63.5 ग्राम कॉपर हमारा डिपॉजिट होगा। आपको यहां से सारी बात समझ में आई क्या? अरे भाई एक Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक कॉपर बनाता है। मोलर लेवल पे बात करेंगे तो 1 मोल Cu2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 मोल Cu बनाएगा। अब जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है इसको हम 2 फराड बोल सकते हैं और 1 मोल कॉपर का वजन हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल। एक एटम का वजन जो है उस पर अगर आप ग्राम पर मोल लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। यह बात आपको मेरी क्लियर हो गई क्या? ये मास जो है ना सुनील भैया, क्या ये मास यू में भी दे सकते हैं क्या? यस, ये मास जो है वो यू में भी दिया हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर ग्राम पर मोल लगा देंगे तो सिंपल बस इस चीज का इतना मतलब है कि यहां पर 1 मोल सब्सटेंस का मास हो गया। ठीक है जी, तो 2 फराड इज इक्वल टू 63.5 ग्राम पर मोल। 1 फराड होता है 96,500, तो 2 फराड हो जाएगा 2 इंटू 96,500। अगर इतना चार्ज होगा तो इतना डिपोजिशन है, तो यहां पर हम लोग चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फर्दर यहां पर हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हम इतना चार्ज, ये मोल से मोल यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम लोग इतना चार्ज लेते हैं तो इतना मास डिपॉजिट होता है। 2 इंटू 96,500 कूलम पे 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो यहां पर अगर हम लोग Q इज इक्वल्स टू आई टी लगाते हैं, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी लगाते हैं, तो ये हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 3600। तो ये 5 इंटू 3600 कूलम पे कितना डिपॉजिट होगा? 5 इंटू 3600 कूलम पे एक्स डिपॉजिट होगा। क्या मैं आपको छोटी सी बात समझा पा रहा हूं? ये यूनिटरी मेथड है। मैंने इस गिवन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लिया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 इंटू 96,500 कूलम पे अगर इतना चार्ज डिपॉजिट करोगे तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर आप 5 इंटू 3600 यानी कि Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, अगर आप इतना चार्ज सप्लाई करोगे तो X डिपॉजिट होगा। तो यह हो जाएगा X इंटू 2 इंटू 96,500 इज इक्वल्स टू 63.5 इंटू 5 इंटू 3600। ये हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू 63.5 इंटू 5 इंटू 3600
अपॉन में 2 इंटू 96,500। आपको ये बात समझ में आई? 2 इंटू 96,500 होगा तो 63.5 ग्राम होगा, 5 इंटू 3,600 होगा तो x हो जाएगा, तो x इंटू 2 इंटू 96,500 इज इक्वल टू 63.5 इंटू 5 इंटू 3,600। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। सबसे पहले 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 और 6, 5 9 जा 45, 1 बजा 3 आया, 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा बेसिकली 18। अप्रोक्सीमेशन हम ले आए थे, इसको मैंने मान लिया था 60 इंटू 18 अपॉन, इसको मैंने मान लिया था क्या, 200 मान लिया था। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया, 0 से 0 गया, 2 9 जा 2 जा 10, 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा 5.4 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। ऐसे निकालना होता है आंसर। तो ये यूनिटरी मेथड है, आप चाहे तो ये मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको फॉर्मूले वाला मेथड बता दिया, मैं फोर्स नहीं करूंगा, यहीं से ही आपका फॉर्मूला आया है। दिस इज प्योर 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 लॉजिक। आपको लगता है कि नहीं सुनील भैया मैं तो फॉर्मूला लगा के करूंगा, मेरे भाई आप खुश रहिए, मैंने तो बस आपको एक एक्स्ट्रा मेथड बताया, मैं किसी को जोर जबरदस्ती यहां पर नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ आपको एक लॉजिक के बेसिस पे एक मेथड बताया। आपको अच्छा लगे तो आप इस मेथड से करिए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, अब यह सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, यह सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का एक सवाल है, पीवाईक्यू है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, आप फॉर्मूला से कीजिए अब डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस कंसेप्ट अप्रोच आपको सिखानी थी, वो मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। अब जल्दी से हम लोग यहां पर फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड when a current of 1.5 ampere was passed through the solution of AgNO3, molar mass of Ag is 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सुनील भैया ये वाली चीज रिपीट कर दीजिए। मेरे भाई देखो, ये मेथड सीखना कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल आप बोल रहे हो तो रिपीट कर रहा हूं, अभी भी नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, फॉर्मूला लगा देना। सुनो अब, find the amount of copper deposited when 5 ampere current is used for 3600 seconds to electrolyte। इस इलेक्ट्रोलाइट को अपन ने 5 एम्पियर का करंट 3600 सेकंड तक दिया है। हमें पता है कि जो सोल्यूशन में Cu2 प्लस आयन से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे, कॉपर बनाएंगे। अब जो एक कॉपर का कटायन कर रहा होगा, ये एक एटम के लिए ट्रू है, वो मोलर लेवल पे भी ट्रू होगा, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल Cu2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 मोल Cu बनाएगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2 फराड का चार्ज, और 1 मोल का मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 96,500 कूलम पर मोल, ये हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास ये मोल से मोल यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब इतने चार्ज पे इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो 5 इंटू 3600 अगर हमारे पास होगा, करंट की वैल्यू आई है और टाइम की वैल्यू 3600 है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। इतने चार्ज पे कितना मास डिपॉजिट होगा, X हो जाएगा, X की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। चलिए अब इस सवाल को करते हैं जल्दी से। यहां पर ये टाइम पूछ रहा है, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट द कैथोड when a current of 1.5 ampere was passed through the solution of AgNO3, मोलर मास दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए डन है। तो दोस्तों देखिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय t होता है। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए सुनील भैया, और कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट टाइम्स I टाइम्स T। तो यहां से फॉर्मूला जो T के लिए बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, m इंटू फराडे, ठीक है ना, m इंटू फराडे अपॉन E इंटू I। क्लियर है बात। अगर यहां पे T की वैल्यू निकालनी है मुझे, m इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T होता है मेरे दोस्तों। Z क्या होता है सुनील भैया, E बाय F का रेशियो होता है इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज कांस्टेंट। अगर मुझे T की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा m इंटू एफ बाई ई इंटू आई। ये मेरे पास टाइम को निकालने का फॉर्मूला है। अब यहां पर अगर मुझे इस फॉर्मूले में सारी चीजों की वैल्यू को पुट करना है तो मैं लिखूंगा T इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 1.5 ग्राम दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है। F की वैल्यू 96,500 होती है,
मास जो डिपॉजिट हुआ है 1.5 ग्राम गिवन है, करंट 1.5 एंपियर हमको यहां पर गिवन है, ई की वैल्यू हमको यहां पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ई हमारे पास क्या होता है, ई हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। अगर इक्विवेलेंट वेट आप किसी आयन का निकाल रहे हैं, यहां पर आयन कौन सा हो जाएगा, यहां पर वो कह रहा है कि डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, सिल्वर की डिपोजिशन हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन होगी Ag1 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Ag। यही तो इक्वेशन होगी, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यही तो इक्वेशन होगी। अरे Ag1 प्लस के आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बन के डिपॉजिट हो रहे होंगे ना, ये कैथोड पे हो रही होगी रिएक्शन ऑब्वियसली। तो यहां पर अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास 108 आपको गिवन है, वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, ये तो ये हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो हमारे पास हो जाएगा 108 यहां पर आएगा इक्विवेलेंट वेट विच इज कैलकुलेटेड इन ग्राम पर मोल। क्लियर है बात, यही होगा इक्विवेलेंट वेट। तो 108 यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1.5 से 1.5 कटेगा, 96,500 डिवाइडेड बाय 108, यही होगा जी। अब देखिए अगेन मैं अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो मैं यहां पर क्या कर लूंगा, मैं चीज अप्रोक्सीमेट मान लूंगा कि 96,500 डिवाइडेड बाय 108 का नियरेस्ट नंबर 110 मान लेता हूं मैं, यही है ना, हाँ। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब उसके बाद 11 8 जा 88, उसके बाद हमारे पास बचेगा 8 और 5, 11 7 जा 77, 3 और 5 8, 8 फिर से बचा, 11 7 जा 77। ठीक है, तो 877 आप आगे सॉल्व करेंगे तो राउंड ऑफ करके आप डायरेक्टली 0.3 इसको लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख देता हूं। तो 877.3 सेकंड्स में इसका आंसर आएगा। ये मैंने डायरेक्टली राउंड ऑफ करके लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, क्या हमने सही किया, एक बार चेक कर लेते हैं, लेट्स वेरीफाई क्या हमने सही किया है। ये वाली कैलकुलेशन क्या हमने सही किया, वैसे तो सही किया मुझे लग रहा है। 9650 डिवाइडेड बाय 11, हाँ 877.27 है। आप 27 को मैंने आगे डायरेक्ट राउंड ऑफ करके 3 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल सही है। 11 8 जा 88 होता है। ठीक है, 8 बचे 5 आया, 11 7 जा 77, 8 बचे 0 आया, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 11 7 जा 77। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, छोटा सा सवाल है, देखिए ऐसे सवाल आपको बोर्ड्स में देखने के लिए मिलेंगे मेरे परिश्रम के प्यारे भाइयों और बहनों। मैं कामना करता हूं कि आप ऐसे छोटे मोटे सवाल इजीली कर पा रहे हैं। ऑल राइट, इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करेंगे। सेम सवाल है, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.17 ग्राम ऑफ निकल एट कैथोड व्हेन 5 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। मोलर मास ऑफ निकल इज 58.5 ग्राम्स पर मोल, यहां पे आपको गिवन है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू m इंटू एफ अपॉन ई इंटू आई। ये अब ये कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया। m इंटू एफ अपॉन में e इंटू आई हमारे पास फॉर्मूला है 1.17 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट 96,500 मेरे दोस्तों, अपॉन में भैया क्या आएगा, E इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना पड़ेगा इस आयन का। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर दे रखी है, ये रहा 5 मल्टीप्लाइड बाय ई। अब इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास जो हो जाएगा निकल का वो हो जाएगा 58.5। इक्वेशन क्या होती है, Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Ni। ये इक्वेशन यहां पे फॉलो होगी। भैया ये Ni2 प्लस क्यों हुआ, यहां पे देखो ना भाई, NiNO3 से क्या समझ में आ रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, यहां पे 2 होगी। NiNO3 होल ट्वाइस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि निकल की यहां पे जो वैलेंसी है वो 2 की बात कर रहा है। तो Ni2 प्लस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Ni। तो 58.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास E की वैल्यू हो जाएगी। इसी वैल्यू को यहां पे ले आते हैं, 58.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर हो जाएगा 1.17 इंटू 96500 इंटू 2 अपॉन
58.5 इंटू 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इसके 2 जीरो उड़ाते हैं तो यहां पे 100 आ जाएगा, इसका 1 जीरो उड़ाते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसका 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 5 2 जा 10। अब ये 585 और ये 965 है तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 और 5 तो 5 7 जा 35, और ये कटेगा 5 1 जा 5, 4 और 9 5 9 जा 45, 1 और 5 5 3 जा 15। तो ये 117 से 117 भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 193 इंटू 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 2 कैरी ऑन 1, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 या 37, 7 कैरी ऑन 3, 4 1 जा 4 5 6 7, 772 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। इतना ही आ रहा है सभी का? यस। तो ऐसे ये छोटे मोटे सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे ऐसे सवालों को यूं चुटकियों में सॉल्व करके आए। क्लियर है बात? मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा मेथड बता दिया है, इन केस अगर आप ये चीजें भूल जाते हैं एग्जाम में कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप कंसेप्ट से हमेशा खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऑल राइट मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार आए भैया लगा दीजिए कि सुनील भाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक हमें नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड। सोनल, दीशा, नीतीश, वेरी गुड। अंकिता, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी, तन्मय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से एक बार स्पैम कर दीजिए। यस, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं फैराडेज का सेकंड लॉ, इसको भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही छोटा है, 10 मिनट का टॉपिक है, जल्दी खत्म करेंगे। तो फैराडे साहब का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमको क्या बोलता है? फैराडे साहब का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें क्या बोलता है? यह लॉ बोलता है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि यहां पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं सेम क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सेम चार्ज। सेम चार्ज कैसे प्रोवाइड होगा? क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि यहां पर आप लोग सेम करंट फॉर सेम टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। पर किसको प्रोवाइड कर रहे हैं सेम करंट और सेम टाइम? सेम करंट सेम टाइम तो उसके लिए यूज होगा ना जब हम एक से ज्यादा चीजों के लिए बात कर रहे हो, यानी यहां पे 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हमने साथ में लगा रखे होंगे, तभी तो हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको टर्म मिले सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि सेम चार्ज की बात हो रही है। सेम चार्ज का मतलब क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, यानी कि अगर आपका Q सेम है तो इसका यह मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए अपन पास करवा रहे हैं। पर सेम करंट सेम टाइम किसके लिए बोले जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो होगा नहीं, ऑब्वियसली 2 का कंपैरिजन हो रहा होगा कि दोनों को हमने सेम करंट सेम टाइम के लिए दिया, या 3 इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो तीनों को हमने सेम करंट सेम टाइम के लिए दिया, इसकी बात हो रही होगी। यस। तो व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि सेम चार्ज का मतलब है कि सेम करंट सेम समय के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हमने पास किया। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर हमने सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम समय के लिए पास किया। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ करंट कब फ्लो करता है? जब हम चीजों को सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। तो यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यहां पर सीरीज में कनेक्टेड होंगे। इतनी तो आपने फिजिक्स यहां पर पढ़ी है कि जब भी कोई चीज सीरीज में कनेक्ट होती है तभी तो सेम करंट फ्लो करता है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो तीनों के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करेगा, और तीनों को जो मैं करंट दे रहा हूं वो 10 मिनट के लिए दे रहा हूं या मान लीजिए 20 मिनट के लिए दे रहा हूं, तो सेम करंट और सेम टाइम का मतलब क्या होगा कि चार्ज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम है, Q इज सेम, राइट। तो यह कहता है कि अगर आपका Q जो है, मतलब मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो तीनों में से जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, और सेम समय के लिए हम कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो सेम पास हो रहा है। तो यह कहता है कि द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर
इक्विवेलेंट वेट्स, यानी कि ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो अलग अलग सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे, वो डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। सुनील भैया इक्विवेलेंट वेट पे कैसे डिपेंड कर सकता है? छोटी सी बात है भाई, अगर मैं आपको बोलता हूं m इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी होता है, z की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेस कांस्टेंट टाइम्स आई टाइम्स टी, ये बोल सकता हूं। फराडे जो होता है ये तो बेसिकली ऑलरेडी कांस्टेंट है, आपने करंट और टाइम इनको भी कांस्टेंट कर दिया है, ये भी तो चेंज नहीं हो रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या हो गए हैं? आपके कांस्टेंट हो गए हैं। ये तीनों के तीनों क्या हो गए हैं? यहां पे कांस्टेंट हो गए हैं। तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू कांस्टेंट हटाएंगे तो अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। इतने समझदार तो आप हैं कि इक्वल टू कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा सकते हैं। इसको हटाने के लिए मैं इक्वल टू और ये कांस्टेंट लिख सकता हूं। ये तो आपने बेसिक सी बातें पढ़ी है मेरे से। तो यही चीज मैंने आपको बोला कि अगर अपन मान लीजिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और मान लीजिए 10 मिनट तक हम इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो इन सब के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में सेम करंट जाता है। अब सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट गया है, इसका मतलब सेम चार्ज इनसे हमने पास करा है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुनील भैया। अब यहां पे इसको थोड़ा सा रिलेट करवा के देखते हैं। मान लीजिए पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मास m1 है और वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन है उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, और ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेंगे। दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मास M2 डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि यहां पर जो आयन का इक्विवेलेंट वेट है, यहां पर वेरिएबल क्या है? इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल है। सुनील भैया क्या इक्विवेलेंट वेट भी सेम हो सकता है? वो कैसे होगा? इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आयंस का सेम कैसे हो सकता है? पहले आपके डब्बे में मान लो आपने लिया है AgNO3, दूसरे में आपने लिया है CuSO4, तो इन दोनों के अंदर जो आयंस है बेटा, उनका इक्विवेलेंट वेट सेम कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा I इंटू टी अपॉन में F। तो अगर अलग अलग आयन से इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा ये भी अलग अलग होगा, और क्योंकि इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है इसीलिए मासेस जो डिपॉजिट होंगे ये भी अलग अलग होंगे। समझ में आ रही छोटी छोटी बात जी? भले ही आपके ये पैरामीटर्स कांस्टेंट है, बट इक्विवेलेंट वेट कभी भी दो अलग अलग आयंस का सेम नहीं हो सकता। तो अगर यहां पे E2 है, यहां पे E1 है, तो यहां पे मासेस M1 और M2 होंगे। बहुत बढ़िया, आप समझदार बच्चे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं M1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू IT बाय F, और ये हो जाएगा M2 अपॉन में E2 इज इक्वल्स टू IT अपॉन में F। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों कंपेयर करवाते हैं, तो M1 अपॉन में E1 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन में E2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है, और सीरीज कनेक्शन में अगर जोड़ा गया है तो उनके अंदर से सेम करंट पास हो रहा होगा सेम टाइम के लिए, इसका मतलब उनसे सेम चार्ज पास कर रहा है, सेम क्यू पास कर रहा है, तो वहां पर जो यहां पर रेशियो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा कि मास ऑफ द वन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अपॉन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन इज इक्वल्स टू मास और द mass deposited or liberated in the electrolytic solution 2 divided by the equivalent weight of ion 2, ऐसे होगा। तो ये एक्सप्रेशन छोटा सा एक्सप्रेशन है, इस पे कोई बड़ी बात वाली चीज नहीं है। मैंने यही बोला m इज इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी है। यहां पर I और T भी हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं। कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है CuSO4 का, दूसरा है AgNO3 का, यहां पर भी दो इलेक्ट्रोड्स लगे, यहां पर भी दो इलेक्ट्रोड्स लगे, लेकिन इनको सीरीज कनेक्शन में मैंने जोड़ा है, तो इनमें से सेम करंट पास करेगा सेम टाइम के लिए, यानी कि I और T भी कांस्टेंट हो गए F के अलावा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और तो समझदारी वाली बात भी है कि इक्विवेलेंट वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर एक आपके पास बीकर में CuSO4 है और दूसरे में AgNO3, तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा। इतने आप समझदार हैं।
तो इस चीज को मैंने डिराइव कर दिया। m1 इज इक्वल टू E1 IT बाय एफ, m2 इज इक्वल टू E2 IT बाय एफ। ये इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया, देखिए राइट साइड कांस्टेंट हो गई, तो दोनों कंपेयर करा लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। एक सवाल करेंगे, ये सवाल मैंने खुद बनाया है ना, ये सारे सवाल मैं खुद बना रहा हूं, तो ये सवाल मैंने खुद बनाया, ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखिए ध्यान से। सपोज 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस AgNO3, CuSO4 एंड AlNO3 होल थ्राइस। ये 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड करंट पासिस थ्रू ऑल ऑफ देम फॉर द सेम टाइम t सेकेंड्स। क्या बोला मैंने? इन तीनों को मैंने सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया है। अगर तीनों को सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया है तो इनमें से जो करंट पास हो रहा होगा वो होगा I, और सेम अमाउंट ऑफ टाइम t के लिए पास कर रहा है, तो यानी कि यहां पर जो चार्ज होगा इन सबके अंदर Q इज इक्वल टू IT, वो सबके अंदर सेम होगा। अब ये कह रहा है किस केस में ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। अगर मोलर मास जो है इन तीनों के दे रखे हैं ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में सिल्वर का मास 108 है, कॉपर का 63.5 है और एल्यूमिनियम का 27 दे रखा है। मोलर मास आपको बताना है सबसे ज्यादा मास किसका डिपॉजिट हुआ होगा। जल्दी बताइए। एक शिवानी, अरे भैया क्या हो रहा है? शिवानी जी, शिवानी जी, शिवानी जी, इन सबको भाई बना के राखी बांध दीजिए। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मुझे भी राखी बांध देना, मैं तो आपका बड़ा भाई हूं। इन सबको राखी बांधो बेटा। ये जितने आस लगाकर बैठे ना, इनकी आस तोड़ दो बेटा, भैया बना दो। फिर गाना गाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, है ना? हाँ चलो अब देखिए, सिंपल सी बात यहां पर क्या है, सिंपल सी बात यहां पर क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी होता है, जहां पर m इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट इंटू आई इंटू टी होता है। ये हमारे पास यहां पर इस सिनेरियो में कांस्टेंट हो जाएंगे। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, जब भी सीरीज की बात होगी तो सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट विल फ्लो, यानी कि तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम आई फ्लो करेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये तीन चीजें हमारे पास कांस्टेंट हो गई हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये हम कह सकते हैं। यानी कि जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, जिसका E यानी कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा, उसका m यानी कि मास m ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? मास जितना डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका मास डिपॉजिशन ज्यादा होगा। तो अब आप इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले निकालता हूं, सिल्वर के लिए मैं आयन ले रहा हूं Ag1 प्लस, यहां से AgNO3 में Ag1 प्लस, CuSO4 में हमारे पास आयन है Cu2 प्लस, और यहां पर आयन है Al3 प्लस। ठीक है बेटा? तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय द वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना है? 108 है। यहां पर कितना है? 63.5 है, और यहां पर कितना है? 27 है, डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? ये वैलेंसी फैक्टर होगा। आयन के केस में जो भी यहां पर चार्ज होता है ना, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज द वैलेंसी फैक्टर, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 108 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 31.75 ग्राम्स पर मोल, और ये हो जाएगा 9 ग्राम पर मोल। इसको करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यह 5 आया, 2 7 जा 14, 1 बचा 5। बिल्कुल सही है, 31.75 इज राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे ज्यादा यहां पर इक्विवेलेंट मास किसका? जिसका इक्विवेलेंट वेट यहां पर, अरे बाप रे ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ज्यादा। ठीक है, तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा है?
इसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। किसका ज्यादा है? इसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। जिसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास ज्यादा होगा उसका मास डिपोजिशन सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों के अंदर इक्विवेलेंट वेट ज्यादा किसका है? इसका। तो इसका मास डिपोजिशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मास डिपोजिशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? जिसका ई ज्यादा होगा उसका मास डिपोजिशन ज्यादा होगा, तो यानी कि आंसर यहां पर ये हो जाएगा। सिंपल, सरल सी बात। चलो एक न्यूमेरिकल लगा लो फटाफट से, जल्दी से एक न्यूमेरिकल लगा लो इसके ऊपर फटाफट से एक न्यूमेरिकल लगा दीजिए जल्दी से। सेम करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ AgNO3 एंड CuSO4, यानी कि यहां पर सेम करंट यहां पर पास कर रहा है ना, और सेम करंट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ AgNO3 एंड CuSO4। इसका यह मतलब है कि सेम टाइम के लिए भी फ्लो कर रहा होगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी सोर्स से इनको करंट प्रोवाइड कर रहे होंगे और दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों के अंदर अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो सेम समय के लिए जा रहा होगा ना। स्विच बंद मतलब फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑफ करूंगा तो दोनों में एक साथ करंट बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, मतलब सेम टाइम के लिए जा रहा है। 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, हाउ मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने सिंपल सा बताया है, M1 अपॉन में E1 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन में E2। जब भी आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो और उनको कंपेयर कर रहा हो, बताए कि भैया दोनों को हमने क्या कर रखा है? सीरीज में जोड़ा है, यानी कि उनके अंदर से सेम करंट पास कर रहा है फॉर सेम टाइम, यानी उनके अंदर से सेम क्यू पास कर रहा है। अगर एक का मास आपको दे रखा है और दूसरे का वो पूछते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। M1 कितना हो जाएगा? मान लीजिए मैं लिखता हूं M1 हो जाएगा 10.8, M2 मुझे निकालना है, E1 और E2 क्या हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट वेट फॉर सिल्वर क्या हो जाएगा? AgNO3 दे रखा और CuSO4 दे रखा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट मुझे किसका निकालना है? इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है सेम इसका Ag1 प्लस का। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर Ag1 प्लस एंड सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट फॉर Cu2 प्लस। आप बड़े समझदार छात्र हैं। यहां पर आयन होगा Ag1 प्लस, यहां पे आयन होगा Cu2 प्लस। तो इसका मोलर मास होता है 108 बाय इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, इसका मोलर मास हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी नॉट 1, इट विल बी 2। ये रहा वैलेंसी फैक्टर, ये रहा वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पर मास कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली 108 ग्राम पर मोल, और ये हो जाएगा हमारे पास 31.75 ग्राम पर मोल। ठीक है, यही चीज जो यहां पर लिखी थी, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं लिखी हुई, यही चीज लिखी थी। अब देखिए बेटा, कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को यहां रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 और ये हो जाएगा 31.75। ये पॉइंट उड़ा दिया, 108 से 108 गया, ये इधर आ जाएगा 31.75 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x 3.175 ग्राम। खत्म काम। ऐसे निकालना होता है बस, सिंपल। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल आते हैं, खत्म बात। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी सवालों की क्या है? ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये वाली। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया, हमारा ये टॉपिक भी होता है अब यहां पे ओवर, खत्म हो गया ये टॉपिक हमारा यहां पे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ओवर नाउ। अब अपने पास सिर्फ 2 क्लासेस और बची है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, ये वाली क्लास के बाद अपन एक कल क्लास करेंगे, एक परसों करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे, फिर हमारा एक चैप्टर बचेगा। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑर्गेनिक और आपका फिजिकल साथ में चलाएंगे, नेक्स्ट वीक से, नॉट फ्रॉम दिस वीक, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस पे थोड़ा सा सोच विचार करते हैं, थोड़ा सा सोच विचार करते हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। एक रैपिड फायर मैं आपके साथ खेल रहा हूं, फटाफट आंसर्स कमेंट सेक्शन में लाना, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तुम्हारे आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए, फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है। पहला सवाल, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है, क्या वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? क्या बताइए।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? यस और नो, फटाफट से स्पीड के साथ, यस और नो। नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप थोड़ी होता है, अपने आप थोड़ी होता है। इट डजंट हैपन ऑन इट्स ओन, दिस डजंट हैपन ऑन इट्स ओन, दिस डजंट हैपन्स ऑन इट्स ओन। क्या ये अपने आप होती है? क्या ये अपने आप होती है? नहीं। आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूं, यहां पर एक हिल है, यूं है, यूं है, ठीक है। अगर इससे एक बॉल मैं बोलता हूं कि रोल करके नीचे आ रही है, ये बॉल जो है ये रोल करके नीचे आ रही है, ये बॉल रोल करके नीचे आ रही है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया? ये स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी कि अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो गया। जस्ट टेक एन एनालॉजी, बस एक एनालॉजी के तौर पे तुमको बता रहा हूं कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक हिल है, एक चट्टान है, और इस चट्टान से एक गेंद अपने आप यूं नीचे आ रही है, अब अपने आप ही नीचे आ रही है ना, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर इसी चट्टान से मैं तुमको बोलूं, तुमको बॉल को ऐसे घसीट के अपने हाथों से ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या हो गया? ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये तुम करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो। समझ में आया? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच का डिफरेंस समझ में आया? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप होना चाहता है, जैसे कि गेंद को अगर हमने रख दिया तो ऊंचाई से नीचाई पे अपने आप गिरना चाहेगी। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि नीचे से धक्का लगा के ऊपर लेके जाओ, जोर लगा के ऊपर, जोर लगा के ऊपर, जोर लगा के ऊपर, तो मेरे दोस्त तुम जबरदस्ती इस प्रोसेस को करा रहे हो, दैट मींस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप नहीं होता, जबरदस्ती करवाया जाता है, वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे कि पढ़ाई, सुनील भैया पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मम्मी पापा थप्पड़ मारते हैं, इसी वजह से कर नहीं पड़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस है पढ़ाई। स्पॉन्टेनियस क्या है? फोन चलाना, शिवानी से चैटिंग करना, ये स्पॉन्टेनियस है ना बेटा? समझ में आया? जो अपने आप हो जाए, जिसमें कोई फोर्स ना लगाना पड़े, जैसे शिवानी से बात करनी है, शिवानी हाय, शिवानी मेरे रिप्लाई करो, हाय शिवानी कहां गई तुम, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, ना चाहते हुए भी हो रहा है। जो हम नहीं करना चाहे, जबरदस्ती करवाई जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिसिस जानबूझ के हम कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हम जबरदस्ती चीजों को तोड़ते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके तोड़ते हैं, इसीलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझे? चलो, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो प्रकार के हैं, एक है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो हमारे पास होते हैं, उनके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? क्या होता है बताइए? यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक प्रकार से हम लोग यहां पर जबरदस्ती एक केमिकल रिएक्शन को करवाना चाहते हैं, जो खुद से नहीं होना चाहती, हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस क्या है सुनील भैया? एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, एक ब्रेकअप रिएक्शन है। तो कोई सब्सटेंस क्यों ब्रेकअप करना चाहेगा? जबरदस्ती ब्रेकअप करवाया जाता है, ब्रेकअप जबरदस्ती करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जहां पर कि एक सिंगल कंपाउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हम तोड़ रहे हैं, तो वो क्यों करना चाहेगा ब्रेकअप? तो इसीलिए वो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही बात है। चलिए अब बताइए, डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब ये तो पोल पे पूछूंगा, जल्दी से बताओ। डेल्टा जी, 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 जल्दी जल्दी यार, छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज की क्लास में बहुत सिंपल सिंपल बातें मैंने आपको कहा ही था। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान बचा है, डिफिकल्ट पार्ट सारे खत्म हो गए। डिफिकल्ट पार्ट सारे खत्म हो चुके हैं, चैप्टर अब अपने आसान वाले मोड पे जा चुका है।
ठीक है, थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेगा, बट वो भी आपसे मैनेज हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी कि डेल्टा जी जो है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू दैट इज पॉजिटिव, राइट। तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो यस दिस इज अगेन ट्रू, यस वेरी गुड, 82.21% बच्चों ने सही दिया। करण, हे उदय, प्रियांशु, गौसिया अंसारी, आकाश, गौतम, अर्सलन, राशु द लेजेंड, अभय तांबी, अमृतांशु जी, वेरी गुड यार दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज यस, यस दिस इज ट्रू। अगर आपको याद आ रहा हो तो डेल्टा जी और डेल्टा जी, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो या डेल्टा जी इज लेसर देन जीरो, 11th में भी मैंने आपको पढ़ाया, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डेल्टा जी जो है हमारे पास दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर दिस। और अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आ जाए तो ये क्या बताते हैं, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है या डेल्टा जी की वैल्यू लेसर देन जीरो आती है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, या डेल्टा जी की वैल्यू लेसर देन जीरो आती है डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और ये होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, याद आ रहा होगा, ये तो पढ़ाया भी है आपको, तो ये वाली बात आपको याद आनी चाहिए। अब सुनील भैया ये डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे आता है, एक बार आप रिवीजन करवा दो, सुनना मेरी बात, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। गैल्वेनिक सेल जो हमारे पास होता है, उस गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो टोटल एनर्जी जनरेट हुई है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो उसके अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वो है, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज द अवेलेबल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है ताकि वो आगे जाए, और वो एनर्जी हमारी कहलाती है डेल्टा जी, है ना, यही तो था डेल्टा जी। जब स्पॉन्टेनियस में आपको पढ़ाया था तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी एंड टी डेल्टा एस, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी एंड टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस को आप मान लीजिए अभी लॉस है आपका, डेल्टा जी जो है ये वो एनर्जी है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह बात मैं कामना करता हूं सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, प्यारी भाइयों और बहनों को ये बात समझ में आ रही होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। जी सुनील भी, ये बात तो क्लियर हो गई है, ये बात हमको 100% सुनील भैया क्लियर हो गई। लेकिन ये डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो और लेसर देन जीरो, इसका क्या मतलब है वो भी समझा दीजिए, वो भी समझा देता हूं, वही मेन समझाना है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारा जो डेल्टा जी है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, वो क्या कर रहा है, वही तो है वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रही है। अब क्योंकि यहां पर सिस्टम एनर्जी लगा रहा है, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी लग रही है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि डेल्टा जी जो नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में, यहां पर हम डेल्टा जी को नेगेटिव बोलते हैं, यानी कि सिस्टम की एनर्जी यहां पर खर्च हो रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। फिर से सुनिए, गैल्वेनिक सेल के अंदर अपने आप एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैं मानता हूं कि जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस हमारा लॉस हो गया, डेल्टा जी जो है वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के काम में आती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के काम में आती है। अब क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, यानी डेल्टा जी जो है वो बेसिकली नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर हम जबरदस्ती बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम बाहर से जबरदस्ती एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम रिएक्शंस करवा सके, यानी वहां पर हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम का डेल्टा जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि यहां से एनर्जी सिस्टम से जा रही है तो नेगेटिव, यहां पे सिस्टम में एनर्जी आ रही है तो इसलिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा जी इज लेसर देन जीरो। ठीक है, इसी चीज को एक सवाल से और समझते हैं, इस सवाल से और समझते हैं, ध्यान से सुनिए। इफ आई एम चार्जिंग अ फोन, यानी कि मैं एक फोन को चार्ज कर रहा हूं,
तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, बट आफ्टर रिमूविंग द चार्जर आई एम यूजिंग द फोन, द बैटरी गेट्स डिस्चार्ज एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डेल्टा जी इज लेसर देन 0. यस और नो, यस और नो, यस और नो. ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, देखिए कैसा लग रहा है आपको सवाल. कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ताकि आपको ये डेल्टा जी वाला जो कंसेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आपके दिमाग में रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है. ठीक है, क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? बात क्यों नहीं करनी? बता दो इसको, बात क्यों नहीं करनी? मेरा भाई परेशान हो रहा है, वो दुखी हो रहा है कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो. बता दो, नॉट इंटरेस्टेड. तुम मेरे भाई हो, बता दो उसको बेटा. अरे सुनील भैया के बिहाफ पे उसको बता दो कि तुम उसकी बहन हो, वो तुम्हारा भाई है. जल्दी बता दो उसको. तो क्या यह सत्य है? इफ आई एम चार्जिंग अ फोन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, बट आफ्टर रिमूविंग द चार्जर आई एम यूजिंग द फोन एंड द बैटरी गेट्स डिस्चार्ज एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग डेल्टा जी इज लेसर देन 0. सो यस, यस, वेरी गुड. गौसिया, वैभव, डेक क्रेडिट, आदि, यथार्थ, अभय, अंश, सैयद, गौतम एंड माधव. वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. मैं कामना करता हूं आपको समझ में आ रहा है. सिंपल सी बात है, जब आप फोन को चार्ज कर रहे हैं मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आप बैटरी की चार्जिंग कर रहे हैं. सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. यहां पर आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. सिस्टम को एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम, तो डेल्टा जी क्या हो जाता है? डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाता है. अरे आप बाहर से ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हो ना, इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो यानी कि हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. मैंने चार्जर हटाया, मैं फोन यूज कर रहा हूं, तो मेरी जो फोन के अंदर बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी की केमिकल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा फोन चलता है. तो अगेन यहां पे सिस्टम की एनर्जी यहां पे खर्च हो रही है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेसर देन 0 हो जाएगा. ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, चलो अब यही मैंने यहां पर रिवीजन के तौर पे लिख दिया है, जस्ट फॉर अ रिवीजन, एक शॉर्टर रिवीजन के तौर पे लिख दिया है. वही रिवीजन के तौर पे पॉइंटर्स को लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है. An electrolytic cell requires external energy usually from a battery to drive a non-spontaneous chemical reaction. यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाते हैं. वहां पर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सके. Since the reaction is non-spontaneous, it does not occur on its own. Non-spontaneous reaction है, अपने आप नहीं होती, हम जोर जबरदस्ती करवाते हैं. एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम टू फोर्स द रिएक्शन टू प्रोसीड. अगेन मैंने आपको बताया, हम सिस्टम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबरदस्ती रिएक्शन कराते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है. फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बाय डेफिनेशन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0. सिंपल सी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी. जैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा तुमको एनर्जी सप्लाई करते हैं, पढ़ ले नहीं तो थप्पड़, ऐसा होता है ना, पढ़ ले बेटा नहीं तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तभी तो तुम पढ़ रहे हो, है ना. तो यहां पर क्योंकि एनर्जी सप्लाई हो रही है, सिस्टम को मिल रही है, तो डेल्टा जी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. हो अनफाउंडेड रोहित कह रहे हैं, मुस्कान बोलो आई लव यू. मुस्कान कमेंट में लिख दो, तुमसे बात नहीं करूंगी. बेटा मुस्कान नाम है उसका, डर के रहो, ठीक है ना. हाँ चलो, और पढ़ने आई है हमारी बहन, तुम उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, समझ गए. मुस्कान बोलो आई लव यू. एक तो तुमने ना गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लिया राजा. देखो ध्यान से समझो राजा, बेटा ध्यान से समझो. ये हमारे पास है pw.life, ये पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, ठीक है. अगर आपको ऐसी चर्चाएं करनी है तो इसके लिए आपको पहले अपनी उम्र 18 साल से ऊपर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप शादी.com पे जाइए बढ़िया से, है ना. शादी.com, बंधन.com और जीवनसाथी.com, इन पे आप जाइए. 18 साल से ऊपर होने के बाद आप बिल्कुल इस पे चर्चा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म. ये पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, यहां पे पढ़ाई की बातें हो तो बढ़िया है, ठीक है. हाँ
फिर क्या है ना, फिर मेरा वो रोस्टर रूप जग जाता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, फिर तुम लोग करते हो तो मैं भी करूं, देखो हैं, ये देखो, फिर मैं ऐसे, फिर मेरा मन करता है ऐसे लिखूं, ये स्टूडेंट नो आशिक, टिक करते हो ना तुम लोग कमेंट सेक्शन में, स्टूडेंट नहीं आशिक। फिर मेरे को करना पड़ेगा बेटा, ये तुम सुधर ही नहीं रहे हो है? अरे लड़कों के लिए तो, लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए, अच्छा लड़कियों के लिए भी 18 से ऊपर हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर 21 साल के बाद, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21, ये उम्र हुई कर दी ना, लड़कियों की 18, लड़कों की 21, यही साल की उम्र होती है। तो लड़कों तुमको 3 साल और एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा भैया। ठीक है, हाँ। तो ये फिर क्या, क्रॉस और ये टिक, क्या करें, सही है कि नहीं है? क्रॉस टिक समझ ही नहीं रहे हैं। अनफाउंडेड रोहित, मतलब रोहित को किसी ने फाउंड ही नहीं किया। ओहो हो, क्या बात है, वाह। अनफाउंडेड रोहित, सही बात है बेटा, पढ़ ले, नहीं तो मुस्कान ढूंढ रहा है तू जीवन में, तेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं आ पाएगी जीवन में, समझ गया? हाँ, पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा, नहीं तो चेहरे की मुस्कान भी चली जाएगी थोड़े समय में, समझ रहे हो राजा? अब पढ़ लो बेटा। अब देखिए किताब के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये फोटोज दे रखी है, 3 फोटोज को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहली नंबर फोटो ये, दूसरी फोटो हमारे पास है ये, और तीसरी फोटो हमारे पास है ये। समझ गया बेटा? ध्यान से समझ रोहित, आजा रोहित बेटा, ध्यान से समझ, फालतू की बातें बातें क्या लगा रखी तूने। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये देखो, इधर इधर पूरा फोकस इधर करो, उधर छोड़ दो चैट बॉक्स को, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे। अब अगर यहां पर मैं मानता हूं कि मेरे पास ये एक गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल का एक कौन सा टाइप था, अगर आपको याद आ रहा हो तो सुनील भैया, ये हमारे पास क्या है, डेनियल सेल है। याद आ रहा है आपको? ये डेनियल सेल है, विच इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। अरे वाह यार भैया, याद आ गया, आपने सही याद दिला दिया, विच इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, है ना? अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार याद करा दूं। हमारे पास यहां पर एक बीकर होता है, इसके अंदर हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है इसमें। यहां पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हमारी फिट है वो बेसिकली कौन सी है, वो हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोड है। दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है, यहां पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड घुसी हुई है इसके अंदर, ये बेसिकली कॉपर की है। ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। बीकर में जिंक सल्फेट, जिंक की रॉड, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट, कॉपर की रॉड, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया है अमीटर के साथ। इधर ये वायर लगी हुई है, अमीटर के माध्यम से हमने कनेक्ट कर दिया है, या फिर वोल्ट मीटर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है। सर्किट में स्विच विच लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल सर्किट में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये हम बहुत आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, तो यहां पर अगर हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की जब बात करते हैं, तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, तो ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2Zn, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं इसको, ठीक है? तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो कंपेयर करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ई नॉट Zn2 प्लस 2Zn, ये हमारे पास कितना आता है, -0.76 वोल्ट आता है। और ई नॉट Cu2 प्लस से लेके Cu में कन्वर्जन का ये आता है +0.34 वोल्ट। याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? तो सुनील भैया, इस बेसिस पे आपने हमको क्या पढ़ाया था कि यहां पे जो Zn2 प्लस के आयंस हैं, क्या वो आसानी से रिड्यूस होंगे, या यहां पे जो Cu2 प्लस के आयंस है वो आसानी से रिड्यूस होंगे? तो अगर हम यहां पर इनके ई नॉट की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये वाली वैल्यू आती है +0.34 और ये वाली वैल्यू आती है -0.76। तो एक पॉजिटिव वैल्यू हमको ये बताती है कि आसानी से रिड्यूस कौन हो जाएगा, Cu2 प्लस से Cu आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू है और यहां पर रिलेटिवली एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये रिड्यूस आसानी से नहीं होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cu2 प्लस। तो यानी कि ये तो रिड्यूस होगा।
तो ऑब्वियसली यहां पे किसी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अगर यहां पे कोई रिड्यूस हो रहा है तो यहां पर कोई ना कोई ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो फिर हमने पढ़ा था कि जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सोल्यूशन में कूदेगा Zn2+। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे वो ट्रेवल करके फर्दर जाएंगे यहां पे, जिनको Cu2+ यहां पे जाके एक्सेप्ट करेगा। ये छोटी सी बात हमने पढ़ी थी, सबको पता है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई भी है, यही चीज लिखी हुई भी है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए इधर की तरफ जाएंगे एंड हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। मतलब अरे ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जिंक से कॉपर, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक और करंट पढ़ा होगा, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट अपोजिट मूव करता है कन्वेंशनल करंट, ये वाला। ये बचपन में क्लास 10th में ही सीख लिया होगा तुमने। ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, सीखा है कि नहीं सीखा है? रक्षक भाई ने आपको सिखाया होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सॉल्यूशन में कूद रहा है Zn2+। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके यहां जा रहे हैं, यहां से Cu2+ इधर जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है और करंट का फ्लो इस तरफ पे होगा। अच्छा सुनील भैया, यहां पे जिंक क्या कर रहा है आप बताइए? जिंक यहां पर अपना गलते हुए सॉल्यूशन में आ रहा है Zn2+ और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। तो जिंक तो यहां पर डिसॉल्व हो रहा है और यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ये सारी बातें मैं आपके साथ पहले कर चुका हूं कि यहां पर जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स दान करके सॉल्यूशन में कूद जाएगा Zn2+। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके यहां आएंगे, यहां से सॉल्यूशन से Cu2+ जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और यहां पर कॉपर डिपोजिशन होता जाएगा। ये समय के साथ पतला होता जाएगा, ये समय के साथ मोटा होता जाएगा। ये सारी चीजें हमने यहां पे पढ़ी है। अच्छा, यहां पर जो सेल पोटेंशियल हमारे पास आएगा, इस पर्टिकुलर सेल का जो सेल पोटेंशियल आएगा, दैट इज E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब ये बार बार मैं क्या बता रहा हूं आपको वैसे पता ही है। तो E0 ऑफ कैथोड ये हो गया, ये हमारे पास कितना है +0.34 माइनस ऑफ 0.76 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ आता है इस पर्टिकुलर सेल का, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड ईएमएफ और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है वो इस पर्टिकुलर सेल का आएगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर आप सुनिए, ये तो हो गया कि ये गैल्वेनिक सेल है और इस गैल्वेनिक सेल से जो स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि जो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसको हम E0 ऑफ सेल बोलते हैं, वो जो यहां पर जनरेट हो रहा है, जो कि एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, वो हमारे पास कितनी आ गई 1.10 वोल्ट आ गई। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने अब एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया है। ध्यान से देखिए, सर्किट में एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स भी यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो अभी ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है, इसका जो वोल्टेज है 1.1 से कम है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे मैंने एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन यहां पर ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, यहां पे सेल के द्वारा जो ईएमएफ जनरेट किया जा रहा है उससे कम है। तो यहां पर ये एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एक काम करता हूं मैं, केस 2 में क्या ऑब्जर्व करता हूं कि मेरा एक्सटर्नल वोल्टेज जो यहां पर है वो इसके बराबर हो गया। मैंने क्या बोला, इस केस में जब मैं एक्सटर्नल वोल्टेज जो है 1.10 यानी कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो रहा है वो बेसिकली कितना है 1.10 वोल्ट्स है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जिसको आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, वो इतना है। मैंने एक्सटर्नल जो वोल्टेज यहां पे लगाया वो इससे कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर जो मेरा एक्सटर्नल सोर्स का जो वोल्टेज है, अगर वो मेरा 1.1 के बराबर हो गया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज ये रिएक्शन करवाना चाह रहा है और एक वोल्टेज इस रिएक्शन को स्टॉप करना चाह रहा है। तो इसीलिए ये दोनों की ताकत बराबर हो गई है
ये दोनों अपोजिंग वोल्टेजेस हैं, इन दोनों की ताकत बराबर हो गई है, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। तो जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट के आसपास है, एक्सटर्नल जो है वो भी 1.1 के बराबर है, तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी 1.10 था, आपने इसका जस्ट एक अपोजिंग वोल्टेज लगा दिया, अपोजिंग वोल्टेज जो है इस वोल्टेज के जस्ट उल्टा वाला जो वोल्टेज है वो सेम वैल्यू का आपने लगा दिया, कोई करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगा, कोई केमिकल रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, ना कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा, ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, एक्सटर्नल वोल्टेज को यहां पर 1.1 से ज्यादा कर देता हूं, यानी ये सेल से, इस पर्टिकुलर सेल से जो सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल था, ये जो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी, वो मैक्सिमम 1.10 वोल्ट था, मैंने उससे ज्यादा का अपोजिंग वोल्टेज लगा दिया, यानी कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 कर दिया मैंने। तो यहां पे सारा गेम उल्टा हो जाएगा, सारा गेम उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर पहले क्या हो रहा था कि जिंक से आपके कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था, तो करंट का फ्लो हमेशा इसके अपोजिट होगा। अब आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया है वो 1.1 से ज्यादा लगा दिया है, तो यहां पर हमारा जो कॉपर है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और कैथोड कौन हो जाएगा, जिंक कैथोड हो जाएगा, यानी कि पूरा गेम हमने उल्टा कर दिया। अब हम जोर जबरदस्ती से रिएक्शन को कराना चाहते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल स्पॉन्टेनियस, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप कह सकते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कि हम जोर जबरदस्ती से करवा रहे हैं। ये हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी जो अपने आप हो रही थी, ये नेचुरल फ्लो था उसका। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये वो है जो इंसान अपनी मर्जी से अपने जीवन में करना चाहता है, ये वो है जो उससे जबरदस्ती करवाया जाता है। यानी यहां पर अगर अब कॉपर एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो यानी कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होगा, और कैथोड की तरह बिहेव करेगा जिंक, तो जिंक यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरफ पे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। यानी यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, सोल्यूशन में एंटर कर रहा है Cu2+, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वो इधर आए, यहां से Zn2+ के आयंस यहां आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। उल्टी रिएक्शन चल रही है। यहां पे जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सोल्यूशन में कूद रहा था और Cu2+ आयन सोल्यूशन से यहां जाके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे थे, यहां पे गेम उल्टा हो गया। अब यहां से कॉपर सोल्यूशन में कूदेगा एज Cu2+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए यहां जाएंगे और यहां से सोल्यूशन से Zn2+ इधर जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। उल्टा गेम चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा हो गया जी, बिल्कुल उल्टा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो ये करंट का फ्लो हमेशा उल्टा चलता है। कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो हो जाएगा जिंक टू कॉपर हो जाएगा। अब यहां पे जिंक डिपॉजिट होता जाएगा और यहां पे कॉपर डिसॉल्व होता जाएगा। तो जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक धीरे धीरे यहां पे जिंक डिपॉजिट होता जाएगा, यहां पे धीरे धीरे कॉपर घुलता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। तो सारा गेम उल्टा हो गया, सारा प्रोसेस उल्टा हो गया है। ठीक है, सारा प्रोसेस उल्टा हो गया है। और अगर आपको पता लग गया है तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे हम जबरदस्ती रिएक्शन को करवा रहे हैं। सो दिस इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जोर जबरदस्ती से हम प्रोसेस को करवा रहे हैं, जोर जबरदस्ती से यहां पर इस प्रोसेस को करवाया जा रहा है। अपने मन से ये कार्य नहीं करना चाहता कि इलेक्ट्रॉन यूज है, अपने मन से तो ये ऐसे ही करेगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और यहां पर Cu2+ इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यूं रहे। पर हमने, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो 1.1 से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया है। अब करंट की डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये हो गई है। सारा प्रोसेस उल्टा हो गया है। अब जिंक यहां पे डिपॉजिट होगा, कॉपर यहां पे घुलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसके एक रिवीजन टेबल भी यहां पर मैं लेके आया हूं, जल्दी से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 के बराबर है तो ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ना करंट का कोई फ्लो है, ना तो ऑक्सीडेशन है, ना तो रिडक्शन है, ना तो कोई रिएक्शन है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से अगर कम है तो जैसे हमारा सेल काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ये हमारे पास हो जाएगा हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल
जो कि हमारा एक गैल्वेनिक सेल है, उसकी तरह ही ये बिहेव करेगा। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा दे दिया तो ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी। नेचुरली जो हो रहा है वो हमने लिखा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा? जिंक से कॉपर पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन जो होती है कन्वेंशनल करंट जिसको हम बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट जिसको हम बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट फ्लो जस्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो कॉपर से जिंक पे ये करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर, करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक। ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। यहां पर रिडक्शन किसका होगा? Cu2 प्लस के आयंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Cu बनाएंगे। तो यहां पे जिंक गलेगा, यहां पे कॉपर धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। जिंक डिसॉल्व एंड कॉपर डिपॉजिट्स। ये नेचुरल प्रोसेस हमारा जो कि होता है अपने आप। ठीक है, अब जोर जबरदस्ती से अगर हम कराते हैं तो यहां पर कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसा कि यहां हो रहा है। कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो करंट का फ्लो ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, रिडक्शन होगा Zn2 प्लस आयंस का। कॉपर डिसॉल्व करेगा, जिंक डिपॉजिट करेगा। यही छोटा सा चेंज यहां पर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का एक सवाल भी आया है, जल्दी से इसको निपटा लेते हैं, फटाफट से सवाल को निपटा लेते हैं। सीबीएसई ने एक सवाल पूछा था, इसके ऊपर ध्यान से देखिए। व्हाट हैपेंस व्हेन द अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द ई नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि अगर हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, अगर हमारा वो जो है ई नॉट ऑफ सेल से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? तो वो गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। कैथोड और एनोड वहां पर स्विच हो जाएंगे। यही चीज होगी। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, ध्यान से देखिए आप फटाफट से। When E external is greater than E naught of the cell, then the external voltage overpowers the natural tendency of the cell reaction. यानी कि जो नेचुरल टेंडेंसी है रिएक्शन की, उसको ओवर पावर करके रिएक्शन को उल्टा कर दिया है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा हो गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे उल्टा कर दिया भैया? यहां पर पहले ये एनोड था और ये कैथोड था, तो इसको उल्टा कर दिया है। अब ये एनोड बन गया है और ये कैथोड बन गया है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जो कि ई नॉट ऑफ सेल से ज्यादा है, तो यहां पर इनकी पोलैरिटीज ही रिवर्स कर जाती है। ये एनोड और कैथोड है, उल्टा हो जाएगा। ये कैथोड या एनोड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही उल्टा हो गया है। ये सेल गैल्वेनिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन चुका है। द सेल नाउ बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। तो जितनी एक्स्ट्रा बातें हो सकती हैं वो सारी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार आए भैया लिख दीजिए फटाफट से। सारे के सारे मेरे दोस्त, सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आए भैया, आए भैया को छोड़ के ना जा। जल्दी से मैं एक बार कूलिंग स्टार्ट करवा देता हूं। चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो नाउ अगला टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास फराडे साहब के लॉज आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यहां पर हमारे पास बनने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं? इन सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बात नंबर 1 ये है, बात नंबर 2 ये है, बात नंबर 3, बात नंबर 4 और बात नंबर 5। तो देखिए, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, एक होता है थ्योरेटिकल ज्ञान कि हमें लगता है ये बनेगा, और एक होता है प्रैक्टिकली क्या बन रहा है। और वो प्रैक्टिकली जो बन रहा है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरे दोस्तों, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं, बट रियलिटी में वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, जिन पे वो चीज डिपेंडेंट होती है कि क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं
तो यहां पर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, यानी कि पिघला हुआ है, पिघला हुआ है। मोल्टन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट पिघला हुआ है या फिर पानी में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट पिघला हुआ है तो अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट को आपने पानी में घोला है तो वहां पे पानी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, H+ NOH- आयंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वहां पर फिर गेम अलग हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट अगर पिघला हुआ है तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक्वस फॉर्म में तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बनेंगे वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट पिघला हुआ है या पानी में घुला हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इलेक्ट्रोड इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है ये मैं बार बार बता चुका हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है प्लेटिनम एंड हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ठीक है, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ यहां पर प्रोसेस में इसलिए है क्योंकि वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने के लिए, बस। वो खुद कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना तो उनका मास बढ़ता है ना तो उनका मास घटता है, कुछ नहीं होता। द इलेक्ट्रोड्स दैट डोंट पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शंस एंड एक्ट एज अ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली। यानी कि ऐसी इलेक्ट्रोड्स जो सिर्फ एक सरफेस है ताकि इलेक्ट्रॉन्स आए और जाए, पर वो खुद से पार्टिसिपेट उन रिडॉक्स रिएक्शंस पे नहीं करती है। वो सिर्फ ये बोलेगी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हां भाई आके भेज दिए, खुद नहीं इलेक्ट्रॉन दे और ले रही है, नहीं, खुद का सिर्फ ये काम है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हां भाई आ रहे हैं, तेरे को चाहिए ये ले ले। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में सिर्फ काम आती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पर कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसी होती है जो कि यहां पर प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करती है, जैसे आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, इम्प्योर कॉपर एक जगह लगाते हैं, एक जगह प्योर कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं हम लोग, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है ना। ये कैसी इलेक्ट्रोड्स है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोड्स दैट पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शंस एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, यानी कि ये इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड कहेगी हां भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूं या मैं इलेक्ट्रॉन ले रही हूं। ऐसी इलेक्ट्रोड्स, जैसे जिंक क्या कर रहा था, जिंक बोल रहा था मैं इलेक्ट्रॉन दे के कूदूंगा, वैसा। या Cu2+ के आयंस कॉपर पे आके डिपॉजिट हो रहे थे, तो यहां पे ये इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करेगी भाई हमारे ऊपर, हम या तो गलेंगे या तो हमारे पे सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इन चीजों में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो देयर मास में चेंज ड्यू टू डिपोजिशन और डिसोल्यूशन, यानी क्या, अगर आप इन इलेक्ट्रोड्स को लोगे तो इनका ना तो मास घटेगा ना तो बढ़ेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इतना काम करती है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो दे देगी, या इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है तो इधर दे देगी, सिंपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका मास ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, लेकिन इनका मास बढ़ता और घटता है, क्यों भाई साहब, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना खुद रिएक्शन में, खुद गलेंगे, या तो इस पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा तो मोटी हो जाएगी, या ये खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर की इलेक्ट्रोड, जिंक की इलेक्ट्रोड, ये सारी की सारी हमारे पास क्या हो गई, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो गई। बहुत बढ़िया। तीसरा यहां पर फटाफट से देखते हैं, पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या ओवर पोटेंशियल, ये सारी चीजें हमको कब देखनी होती है, ये सारी चीजें हमको कब देखनी होती है, जब हमारे पास एक से ज्यादा आयंस वहां पर अवेलेबल हो। मतलब मैं बताता हूं, मान लीजिए मोर देन 1 कटायन इज प्रेजेंट और मोर देन 1 अनायन इज प्रेजेंट। मतलब मैंने क्या कहा मैंने, बताइए। मतलब मैंने यह कहा
कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना, वहां पर मान लो 2 कटायन है या मान लो 2 अनायन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2 कटायन है तो कौन सा कैथोड पे जाएगा, और 2 अनायन है तो उन दोनों में से कौन सा एनोड पे जाएगा? दोनों में से कोई एक ही जाएगा। अगर मान लो 2 कटायन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो दोनों में से कोई एक ही कैथोड पे जाएगा। 2 अनायन है तो दोनों में से कोई एक ही एनोड पे जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों चले जाएंगे, नहीं। तो अब कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पे जाएगा? विच कटायन will move to cathode and which one anion, अगर एक से ज्यादा है तो कौन सा एक मूव करेगा? वन कटायन, यानी कि कौन सा एक, विच वन कटायन एंड विच वन अनायन विल मूव, ये हमारा सब, ये किस पे डिपेंड करेगा? नाउ दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ऑन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन चारों पॉइंटर्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि वो जो कटायन या अनायन है उसकी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उस पर डिपेंड करता है। आयंस जो अवेलेबल है, मान लो कि आपके पास 2 अनायन प्रेजेंट है, तो उसमें से कौन सा अनायन ज्यादा है, कौन सा अनायन कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। जो अनायन ज्यादा होगा उसकी डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? सबसे पहला क्राइटेरिया, मान लो मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर 2 कटायन है या 2 अनायन है, अब कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा, कौन सा अनायन एनोड पे जाएगा, यह डिफाइन करता है हमारा पैरामीटर नंबर 2, हमारा पैरामीटर नंबर 3, 4 एंड 5। जैसे एक तो हमारे पास क्या होगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है या बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, इस पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि जो आयंस है उनकी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन, यानी कि किसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो कहेगा कि भैया मैं तो ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होऊंगा, मेरी मात्रा ज्यादा है, मैं जीत गया, ये भी होता है। और फिर एक टर्म आती है ओवर पोटेंशियल, ये भी एक अलग चीज है, ओवर पोटेंशियल। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, मान लीजिए कुछ आपके पास सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रेजेंट तो होंगे, है ना, मान लो उनकी पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी डोमिनेंट है, मतलब कि वो वहां पे जीत रहे हैं, पर स्टिल वो आपके किसी भी पर्टिकुलर कैथोड या एनोड पे जाकर डिस्चार्ज नहीं होते हैं, और उसके पीछे एक रीजन होता है ओवर पोटेंशियल। अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई? ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड अबव द थ्योरेटिकल वैल्यू टू मेक अ रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली हैपन ऑन एन इलेक्ट्रोड इन रियल कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है, because these reactions have a kinetic hindrance। काइनेटिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि टेक्निकली बहुत स्लो चल रही है। काइनेटिक हिंड्रेंस का मतलब है वेरी स्लो रिएक्शंस। अब सुनिए आप मेरी बात को, आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, एक तो होता है थ्योरी में कोई भी चीज बोलना, तो कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा रियल केस मिलेगा जहां पर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी अनायन की दूसरे अनायन से बेटर है। कभी एक ऐसा केस मिलेगा आपको जहां पर एक अनायन जो है उसकी पोजीशन दूसरे अनायन से बेटर है, डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी इस पर्टिकुलर आयन की इस पर्टिकुलर आयन से ज्यादा है, लेकिन स्टिल डिस्चार्ज ही होगा। रीजन ओवर पोटेंशियल। कुछ रिएक्शंस हम पेपर पे लिखते हैं तब तो आसानी से हमको लिख लेने में होती है, लेकिन जब वो रियलिटी में हो रही होती है ना, तो वो इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि उनको सही से काम करवाने के लिए हमको बहुत एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, जितना थ्योरेटिकली मेंशन नहीं उससे ज्यादा देना पड़ता है। जो आप ये टेबलों में लिखते हो ना वैल्यूज, जो आप ये टेबलों में वैल्यूज लिखते हो, इससे भी ज्यादा देना पड़ता है कभी कभी। तो फिर हम इस चीज में ये बोलते हैं कि भैया ओवर पोटेंशियल देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर अनायन मान लो जाना चाहिए था, उसकी जगह दूसरा वाला चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कभी कभी ये वाली जो चीज है ना, ये भी डिपेंड करती है कि कौन सा आयन आपका
अनायन एनोड पे जाएगा, कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा, ये ओवर पोटेंशियल भी डिफाइन करता है या डिसाइड करता है। ओवर पोटेंशियल का मतलब है कि कुछ आयंस, मान लो कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगेन बोलता हूं, दो अनायंस है, एक की पोजीशन दूसरे से बेटर है, यानी कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है एनोड पे जाने की और इसकी कम है, लेकिन स्टिल एनोड पे ये चला जाता है। रीजन ओवर पोटेंशियल, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत है। इसकी जो रिएक्शन हो रही है बहुत स्लो हो रही है, 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 तो ये हार गया, ये जीत जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, ये 5 फैक्टर्स बताए। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास मोल्टन फॉर्मेट में यानी कि पिघली हुई है या फिर पानी में घुली हुई है। दूसरा, इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया वो एक्टिव है या इनर्ट है। एक्टिव है तो यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसका मास घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन इनर्ट है तो यहां पे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये हम किस चीज पे चर्चा करते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कटायन या अनायन है तो कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पे जाएगा, वो उनकी पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी ज्यादा है वो डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी ज्यादा रखेगा। फिर ये और चीजों पर डिपेंड करता है, ओवर पोटेंशियल। कभी कभी किसी आयन की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटर है दूसरे आयन से, वो जीत रहा है लेकिन स्टिल वो डिस्चार्ज नहीं करता है या पर्टिकुलर कैथोड या एनोड पे नहीं जा पाता, रीजन उसका ओवर पोटेंशियल, उसका बैरियर है, उसको एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत है उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, वरना वो रिएक्शन बहुत स्लो तरीके से करता है, जिसकी वजह से वो चीज हार जाती है और दूसरा आयन बोलता है भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं चला जाता हूं। वो इसको बोलता है रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास यहां पर होते हैं। अब जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक रीकैप दे देता हूं आपको, एक जस्ट रीकैप। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेसिकली मोल्टन फॉर्मेट में मैंने लिया है, मोल्टन NaCl लिया, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे कि सोडियम का मेटल बनेगा, क्लोरीन की गैस बनेगी। इसका मैं आपको रिवीजन अभी कराता हूं, टेंशन मत लो। मोल्टन NaCl लिया, इलेक्ट्रोलिसिस किया तो सोडियम और क्लोरीन बना, लेकिन यही अगर आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ध्यान से देखिए, आपकी इलेक्ट्रोलाइट अगर पिघली हुई है तो अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर आपने पानी में डाला है तो अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। देखिए अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया था, सिंपल सी बात है सुनील भैया, अगर आपने पिघला हुआ NaCl लिया तो प्रोडक्ट्स अलग बन रहे हैं, अगर आपने एक्वस NaCl लिया है, ये देखिए एक्वस NaCl लिया तो प्रोडक्ट्स अलग बनेंगे, ये देखिए यहां पे प्रोडक्ट्स अलग बनेंगे। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दिया। ठीक है, चलो आइए इसको समझते हैं। भैया ये तो आपने लास्ट क्लास में हमको करवा दिया था, यस मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज करवा दी थी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन NaCl या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl जो है ये क्यों यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, टू एक्सट्रैक्ट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। तो यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब जमीन के जो क्रस्ट है या जो समुद्र का पानी है ये आपको वहां से मिलते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ सोडियम, मान लीजिए इनके फॉर्मेट ऑफ क्लोराइड या ऑक्साइड, जैसे सोडियम मिलता है सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेट में, एल्यूमिनियम मिलता है मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेट में। तो फिर हम इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम इनको ऑब्टेन करते हैं इनके इलेक्ट्रोलिसिस से। मतलब हम क्या करेंगे, इनका ये जो ऑक्साइड या क्लोराइड है इसको पिघला देंगे और फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके मेटल को ऑब्टेन करेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl टू एक्सट्रैक्ट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। हम ये चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके मैं सोडियम ऑब्टेन करूंगा। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर ये चीज हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जी सुनील भैया लास्ट क्लास में आपने हमको समझाया था, ये मोल्टन NaCl यहां पर है मेरी इलेक्ट्रोलाइट। जी सुनील भैया ये भी आपने हमको यहां पे समझाया था लास्ट क्लास में। उसके बाद ये हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम की हो सकती है। यहां पर देखिए मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं करे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करे हैं।
ग्रेफाइट या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मोल्टन NaCl है। मोल्टन NaCl जो होगा हमें पता है आयंस के अंदर ब्रोकन डाउन होता है, तो यहां पर हमारे पास होंगे Na1 प्लस Cl1 माइनस Cl1 माइनस Na1 प्लस, ये ऐसे आयंस के फॉर्मेट में होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पिघला हुआ NaCl हमारे पास है। पिघला हुआ NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरी तरीके से आयंस के अंदर डिसोसिएट कर जाएगा। तो मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमारे पास ग्रेफाइट या प्लेटिनम के अवेलेबल होंगे। उसके बाद हमने यहां पर इसको कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो पॉजिटिव होता है एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, नेगेटिव होता है हमारे पास कैथोड, और कैथोड पे होता है हमारे पास रिडक्शन। तो पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब बेसिकली होगा क्या, ध्यान से आप देखिए, ये समझा चुका हूं मैं, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। मान लीजिए जैसी सर्किट कंप्लीट करके स्टार्ट होगा तो यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 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 है, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस यहां पर अट्रैक्ट होके इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि एक्चुअल में यहां पर क्या होगा, ये Cl1 माइनस यहां पर जाएंगे तो बनेगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, एक और Cl1 माइनस यहां पर जाएगा, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लूज करेगा। पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl1 माइनस यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूं सारी बातें, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। तो यहां पर हमने ये पढ़ा था कि ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी है, ये फटाफट से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना लेती है। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज यहां पे लिखी है। तो होता क्या है कि यहां पर हमारे पास क्लोरीन गैस इधर की तरफ जाती है। क्यों जाती है सुनील भैया, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक पॉजिटिव पोटेंशियल हमारे पास यहां पर है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है हमारे पास, तो ये यहां जाएगा। नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है, 5:15 पे है, यहां से हटवा दो फिर, है ना। डन है, डन है। मैं अपनी अगली क्लास थोड़ी सी आगे करवा देता हूं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी बता दूं, है ना। आपको पढ़ाना भी तो है ना, थोड़ा सा आगे करवाना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं टीम को बोल दूं, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। माफी चाहूंगा दोस्तों, वो स्टूडियो बॉय याद कराने आए थे, मैं फ्लो में भेजा था, टाइम नहीं देखता। चलो, ऑल राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या है, Cl1 माइनस, Cl1 माइनस है, ये हमारे पास पॉजिटिव एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारे पास Cl1 माइनस जो है, इस क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ यहां पे अट्रैक्ट होंगे, यहां पे जाएगा, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये भी गया, इसने भी एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये वाली स्पीशी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, नेसेंट क्लोरीन है। व्हाट इज दिस, दिस इज नेसेंट क्लोरीन, और नेसेंट क्लोरीन जो होती है हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे Cl2, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी ट्वाइस ऑफ Cl1 माइनस विल गिव Cl2 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एक प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, ये रही क्लोरीन गैस। यहां पे क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। ये इलेक्ट्रॉन जो इसने दान किए यहां पे आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं। अब देखिए यहां पे ये Na1 प्लस इधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बनता जा रहा है, धीरे धीरे सोडियम मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है, ये क्या है, सोडियम मेटल है। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम मेटल, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl करेंगे, यानी कि पिघले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं, तो हमको यहां पे प्रोडक्ट मिलता है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, है ना। यही अगर मैं इसको पानी डाल के करूंगा ना, तो यहां पे इसके प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करते हैं, पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट है या आपका पानी में डला हुआ है। चलिए, अब
अगले पे जाने से पहले एक छोटा सा रीकैप, आपको सिर्फ इतनी इतनी बातें, ये मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ आपको, ये बात याद आ रही है रीकैप के तौर पे, जस्ट अ रीकैप। ये बात याद आ रही है सभी को? ये बात याद आ रही है? ये वाली बात याद आ रही है सारे दोस्तों को? छोटी छोटी बातों का रीकैप करवा रहा हूं, ये देखिए, ये रीकैप याद आ रहा है सभी को? छोटी सी बात याद आ रही है, रीकैप करवा रहा हूं, याद आ रहा है जी? चलिए अब देखिए, जितना ज्यादा ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिनको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये पढ़ा चुका हूं बेटा सब कुछ, राजा बेटा याद है ना जी सुनील भैया? तो ये वैल्यूज है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उतना ज्यादा रिड्यूस होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करने की कैपेसिटी होगी। ये जो ऑक्सीडाइज आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड फॉर्म बनाएगी, जितनी ज्यादा ये आपके पास ई नॉट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी इनकी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स लेना। जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जा रहे हैं, ये रिएक्शंस उतनी ज्यादा क्या होती जा रही है कि भाई मैं तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूं, मैं और जल्दी लूंगा, मैं और जल्दी लूंगा, यानी ये इससे जल्दी ये लेगा, इससे जल्दी ये लेगा, इससे जल्दी ये लेगा, ये ऐसे 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 जैसे सब ऊपर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपको पता है। उसी प्रकार अगर नेगेटिव ई नॉट होगा, यानी कि अगर हम यहां पे जाते हैं नेगेटिव ई नॉट है, तो ये बोल रहा है कि भैया मैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये भी कह रहा है मैं भी नहीं करूंगा। तो जितना आप जैसे से नीचे जाते जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारी ये जो रिएक्शंस है, ये होने की कैपेसिटी नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तो मेटल है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट होता है, उतना ज्यादा ही रिडक्शन की कैपेसिटी होती है। जितना ज्यादा नेगेटिव ई नॉट होता है, उतना ही कम रिडक्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये बात आपको याद होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रोलिसिस आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनना, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब मान लो मेरे पास दो कटायंस हैं। कौन सा कटायन कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा? कौन सा कटायन कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा? सोचो, मेरे पास दो कटायंस है, एक मेरे पास है मान लो Na1+ और दूसरा है मेरे पास मान लो H+। तो किसकी रिड्यूस होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी? जस्ट इमेजिन करना, मेरे पास, मैंने ये बोला कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। मेरे पास दो कटायंस हैं, एक मेरे पास है Na1+ और एक मेरे पास है H+। कौन आसानी से जाके कैथोड पे रिड्यूस होगा? ऑब्वियसली जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, मतलब ये वाली रिएक्शन होना मुश्किल होती जा रही है, इसका मतलब H+ ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल Ag1+ और F2, इन दोनों की अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली ये रिएक्शन ज्यादा आसानी से होगी एज कंपेयर टू दिस। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा आसानी से रिडक्शन होगा। समझ रहे जी? तो E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वो चीज प्रेफर होगी कैथोड पे जाना। जितना E0 की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही कैथोड पे रिडक्शन आसान होगा, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो E0 क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना आसान होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए कैथोड पे जाना। अगर E0 कम है तो वो चीज हमेशा कम प्रेफर की जाएगी कैथोड पे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है। अब एनोड के केस में उल्टा चलेगा। एनोड क्या है?
अब यहां पे जो वैल्यूज आपके पास है, ये वैल्यूज क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं है। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ई नॉट ज्यादा होगा तो जस्ट उल्टा होगा, वो प्रिफर नहीं होगा एनोड पे। एनोड पे वो प्रिफर होता है जिसका ई नॉट कम होगा, क्योंकि जितना उसका ई नॉट कम होगा ऑक्सीडाइज वो उतना ज्यादा जल्दी होगा। ई नॉट कम है यानी कि ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, रिड्यूस धीरे से होगा। किसी का ई नॉट ज्यादा है मतलब वो आसानी से रिड्यूस होगा लेकिन ऑक्सीडाइज धीरे धीरे होगा। तो जस्ट ये उल्टे हो जाते हैं। इतने आप समझदार हैं। तो कैथोड पे रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसका ई नॉट ज्यादा होगा यानी जितना ई नॉट ज्यादा है उतना ही वो चीज ज्यादा प्रेफर की जाएगी कैथोड के ऊपर। यहां भाई तेरा ई नॉट ज्यादा है तो तू आ जा, तू ही रिड्यूस होगा यहां पे। लेकिन एनोड पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली जितना ई नॉट कम होगा यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, तो वो चीज एनोड पे उतनी ज्यादा प्रेफर होगी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब ये वाला पार्ट, इसमें थोड़ा अच्छा समय लगेगा, तो ये वाला पार्ट अगली क्लास में करते हैं क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी क्लास। पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं और मैं आपको ये टास्क होमवर्क में दे देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये टास्क मैं आपको होमवर्क में पढ़ने के लिए दे देता हूं, ये वाला पूरा टास्क, ठीक है? ये पूरा टास्क आपका आज का होमवर्क है, ये रहा, ठीक है? ये पूरा टास्क आज का आपका होमवर्क है, ये रहा, ठीक है? ये पूरा आज का होमवर्क हो गया आपका, इसको आपको करके आना है। तब तक एक छोटा सा बस सवाल मैं पूछता हूं, छोटा सा मैं सवाल पूछता हूं, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, एक छोटा सा सवाल यहां पे पूछता हूं। तो छोटा सा सवाल पूछता हूं, आउट ऑफ Cu1 plus and Cu2 plus which will get reduced at cathode? अभी किस बेसिस पे बताना है? एक ही बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ए Cu1 प्लस, बी Cu2 प्लस। ध्यान से देखिए, आउट ऑफ Cu1 प्लस एंड Cu2 प्लस विच विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब हमारे पास यहां पर मैं आपको यह सवाल दे रहा हूं कि ये Cu1 प्लस वाला है और ये Cu2 प्लस वाला है, इनकी पोजीशंस आप देखिए आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कौन ज्यादा आसानी से आपके कैथोड पे चला जाएगा। तो देखिए Cu2 प्लस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी है? देखिए ध्यान से देखिए, वो है प्लस 0.34 और Cu1 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन की कितनी है? प्लस 0.52। एनालाइज कर पा रहे? तो जितना ज्यादा ई नॉट का वैल्यू होगा वो कैथोड पे उतना ज्यादा प्रेफर होगा। देखिए यही चीज मैंने लिखी थी, जितना ज्यादा ई नॉट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा प्रेफर होगा। अरे मेरे भाई, इसकी ई नॉट की वैल्यू इससे ज्यादा है ना, यानी कि Cu1 प्लस की जो वैल्यू है वो Cu2 प्लस से ऑब्वियसली ज्यादा है। जितनी ज्यादा ई नॉट की वैल्यू होगी मतलब इसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अरे ये रिड्यूस होने की कैपेसिटी है, टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। जितना ई नॉट ज्यादा होगा उतना हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो ज्यादा आसानी से रिड्यूस कौन होगा? ये ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलो बहुत बढ़िया, ये होमवर्क के तौर पे आप लोग करके आना, है ना? मात्र 1-2 क्लास का खेल बचा है अब हमारा और हम इस टॉपिक को अब खत्म कर देंगे। मात्र 1-2 क्लास का खेल बचा है, हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म। तो आज की क्लास के इंसानियत ज्ञान एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक गांव के अंदर कुछ भविष्यवाणी करने वाले लोग बताते हैं कि इस गांव में अब 10 साल सूखा पड़ेगा और कोई बारिश नहीं होगी, कोई खेती नहीं हो पाएगी, कोई फसल नहीं उग पाएगी, सब मर जाएंगे। तो हम लोगों को इस गांव को खाली कर देना चाहिए। यह बात सुनकर पूरा गांव अपने यहां से घर छोड़ के निकलते जाते हैं और गांव को खाली करते जाते हैं। बस एक घर होता है उस गांव में
जो कहते हैं कि भैया हम तो यहां से नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रुकेंगे। पूरा गांव समझाता है कि चलिए सब जा रहे हैं, बोले नहीं हम तो यहीं रुकेंगे। वो अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं, रोज उठते हैं, अपनी खेती करते हैं, फसल उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और गांव में सिर्फ एक ही घर बचा है। एक दिन जैसे अपनी दिनचर्या फॉलो करते हुए खेत में जाते हैं बढ़िया अपनी फसल वसल के साथ, फसल को कुछ को सहेज रहे हैं, कुछ को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपना काम जो है उनका कर रहे हैं। वो छोटा सा बादल गुजरता हुआ आता है और बादल बोलता है कि भैया तुम अलग नेता हो, तुमको पता है कि हम 10 साल यहां पे नहीं बरसेंगे, तो फिर यहां पर क्यों रुके हो। किसान बादल से क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला, क्यों बोला, नहीं, क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बात कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है आपका काम क्या है, बोले बरसना, बोले आप बरस रहे हो, बोले नहीं, बोले मेरा काम क्या है, बोले क्या, बोले खेती करना, कर रहा हूं, बोले मेरा कर्म और धर्म है खेती करना, आपका कर्म और धर्म था बरसना, आप भूल गए बरसना, मैं तो नहीं भूला। ये बात सुन के सारे बादलों को लगा कि भैया कहीं हम बरसना ही ना भूल जाए, सारे बादल इकट्ठे होते हैं और बरसना चालू कर देते हैं। कहानी से आपको ये सीखना है दोस्तों, मेरा कर्म और धर्म है आपको ईमानदारी से पढ़ाना, और आपका कर्म और धर्म है ईमानदारी से पढ़ना। अगर आप लोग उस चीज को करना छोड़ देंगे तो दिक्कत आप ही के लिए आएगी। ठीक है, जिस प्रकार बादल को लगा कहीं वो बरसना ना भूल जाए और किसान को लगा कि वो खेती करना ना भूल जाए, उसी प्रकार मेरे दोस्तों अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ाई करना ही भूल जाएंगे, और साथ ही साथ मजे की बात यह है कंटेंट तो आप वैसे ही भूल जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सुनील भी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।